मुझे एक खतरा दिख रहा है, ये मेरा हंच है, फराज भाई और प्रेम नारायण भाई के बीच का मसला है, लेकिन भाई तो मुझे लगा कि सब मित्र बता दें, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि प्रेम नारायण भाई 4 तारीख को कहा जाए कि भाई यूपी में हमने ध्यान ही नहीं दिया, हमने तो अखिलेश यादव के ऊपर छोड़ दिया था, अब हार जीत जो कुछ है अखिलेश जी से पूछो जाके यार, क्या ऐसा तो नहीं कि सारा इधर शिफ्ट कर दो। हालांकि वो अखिलेश जी की पार्टी वो फराज भाई कह रहे हैं हम 50 जीतेंगे, लेकिन फिर भी उस भावना का सम्मान करते हुए भी मैं कह रहा हूं, मान लो कुछ उल्टा पुल्टा हुआ तो आप खड़े होंगे कि नहीं भाई हम अपने हिस्से की हार के जिम्मेदार हम, या ऐसा तो नहीं होगा कि धीरे से इधर खिसका दिया बोले भाई फराज की दवाई बूझो। अमिताभ जी, पहली बात तो आपको बता दें कि ये कल्चर 17 में 18 जीतने का बीजेपी का है, जो आपने छेड़ा। इनके यहाँ 14 में से 20 नाले बंद करवा दिए जाते, फिर भी 4 बचे रहते हैं। हानि का मामला आया, आपने देखा होगा। ऋचा जी थोड़ा सा संयम रखिए, ऋचा जी संयम रखिए, संयम रखिए। आप बेवजह से चुप था। अभी केवल प्रेम नारायण सिंह की बात जी, अभी रुक जाइए, मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा आप संयम रखिए। अमिताभ जी आप भी थोड़ा सा इस चीज को ध्यान दीजिए। और दूसरी, ना हमारे लोग हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से, रोड के रास्ते आते हैं, हम लोग किंतु परंतु पर यकीन नहीं करते। अमिताभ जी, परिणाम जनता जनार्दन के हाथ में है, और जनता जनार्दन के आदेश जनादेश पहले हम लोग संवाद कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जनता भी समझ रही है किन मुद्दों का चुनाव है, किन जरूरतों का चुनाव है, किन बातों का चुनाव है, जनता कर रही है। ये तो कभी अपने पास रहा ही नहीं, कभी भी कहीं भी देखिए कांग्रेस पार्टी का इतिहास कभी रहा ही नहीं। कांग्रेस पार्टी जिस तरह मुस्कान के साथ जीत का वर्णन करती है, उसी तरह अगर जी ठीक बात आपने बिल्कुल ठीक बात कही, आपकी बात का किसी का खंडन नहीं। मैं अपनी एडिशनल ऋचा भी मैं सप्लीमेंट्री सूचना दे देता हूं, बाकी ऐसा नहीं, नाराज मत होइए कि मैं आपकी बात खंडन करा। आप कार्यकर्ता है, आपको कहना चाहिए कांग्रेस। अरे रुक जाओ भैया, रुको दादा, एक मिनट सुन लीजिए ना अभी नहीं, ना अभी रुक जाइए। प्रेम नारायण जी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी कितना बिना किंतु परंतु के बड़ा हृदय रखती है, कि नेता को कटघरे में खड़ा कर देती है कि नहीं ये हार के जिम्मेदार है। प्रियंका जी आई 22 में, गुलाबी थीम ली उन्होंने, स्कूटी बांटेंगे, दिस करेंगे, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, पूरा प्रदेश बदल सकती हूं। राहुल गांधी गए कांग्रेस दफ्तर यूपी के, सारे लोग बुला लिए, और सिंधिया और प्रियंका बोले इन दोनों को मैं यहाँ छोड़े जा रहा हूँ, जब तक यूपी फतेह नहीं कर लेंगे लोग कतई घर से यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। क्या? और प्रियंका जी ने भी कहा जिंदाबाद, और सब प्रियंका में हो गया था। जब सीटें आई 1 या 2 और वोट रहा 2%, तो शहीद किसको कर दिया? लल्लू को। लल्लू जी भरे आदमी थे, हर दूसरे दिन गिरफ्तारी दे रहे थे, सड़क पर संघर्ष कर रहे थे। प्रियंका जी से किसी ने पूछा भी नहीं कि हे राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश, टीवी कैमरों के सामने राहुल जी ने आपका हाथ पकड़ के कहा था कि मैंने यूपी प्रियंका को दे दिया अपनी बहन को, ईंट से ईंट बजा देगी ये। क्या वो फिर लौट के नहीं आई? लौट के नहीं आई। उन्होंने जो कुछ खेल खेला दिल्ली से खेला, बोले अब इसको बना दो अध्यक्ष, उसको हटा दो, इसको जो कुछ भी किया 3-5 वो दिल्ली से किया। बोले कि उनने के चलो यार अपना काम करो, हमसे क्या मतलब, अब प्रेम नारायण लड़े झगड़े। भाई साहब मुझे बता दीजिए, क्या ऐसा हुआ था कि सीडब्ल्यूसी ने प्रियंका गांधी से इस्तीफा मांगा हो? नहीं ना। तो अमिताभ जी, सीडब्ल्यूसी ने लल्लू जी से भी इस्तीफा नहीं मांगा था? इस्तीफा हो गया था भाई साहब। उन्होंने तुरंत परिणाम के बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। लल्लू गरीब तो कहीं मंच पे भी नहीं था, जिम्मेदारी उनकी कैसे हो गई? और अगर उस तरीके से अगर आपने कह दिया, नहीं प्रदेश के मुखिया होने के नाते नहीं दिया, इस तरीके से आपने कह दिया, तो उसके बाद प्रियंका जी भी उत्तर प्रदेश की प्रभारी नहीं रहेंगे। उसके बाद प्रियंका जी भी नहीं रहेंगे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी, अगर इसको आप कहा तो उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी ले ली। तो इसमें आप किसी भी एंगल से निकालिए, लल्लू जी को आपने कहा, लल्लू जी आदर्श नेता थे, आदर्श नेता है, आदर्श नेता रहेंगे, एक एक कार्यकर्ता उनका सम्मान करता है। अरे ठीक है महाराज, वो तो लल्लू जी जानते हैं कौन कितना सम्मान कर रहा, छोड़ो ना।
हाँ? लल्लू ठीक है, लल्लू हमारी जी, सबसे अरे बात होगी, हम हम काहे उसी बुराई पार्टी के कराओगे? लोग हैं, पूरे ठीक है। के कार्यकर्ता। अच्छी बात है, ये सब सांस्कृतिक बातें हैं, ये बीच बीच में बोलते रहिए। जैसे रामायण का अखंड रामायण कराते घर में तो संपुट होता है ना, दीनदयाल बिरु संभारी हर अनुनाथ मम संकट भारी, है ना, तो ये संपुट है, बोलते रहिए बीच बीच में के कार्यकर्ता का सम्मान है, दिस अच्छा बात है। लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या प्रेम बाबू, लल्लू जी कैसे गए और क्या स्थिति थी उस वक्त हमको पता है, सबसे बात होती है। किसी की उन्होंने टिप्पणी की थी, भैया समर्थ को नहीं दोष गुसाई, गर्दन तो गरीब की कटेगी। आप ही की पार्टी से जब वो कांड हुआ था कि लल्लू इस्तीफा देंगे, स्वाभाविक आज तक जिससे इस्तीफा लिया गया उससे ये कह के तो नहीं लिया गया प्रेम नारायण जी आप पुराने आदमी हो कि तुम इस्तीफा दो, लिखवाया तो यही जाता कि मैं स्वेच्छा से इस्तीफा दे रहा हूं सारी जिम्मेदारी लेते हुए, लेकिन टेलीफोन पर बता दिया जाता कि बेटा तुरंत इस्तीफा लिख दो। सब जानते हैं इसमें काय को, ठीक है। लल्लू जी प्रियंका गांधी से इस्तीफा नहीं मांग सकते, तो हम भी जानते हो और आप भी जानते हो, ठीक बात है। फराज किद भाई साहब, अच्छा 50 वाला जो आंकड़ा है, मैं फिर उस पर थोड़ा अटक रहा हूं, इसको थोड़ा कम ज्यादा करना चाहते हैं आप, कोई सेकंड थॉट लेना चाहते हैं या नहीं? 50 पर कायम है। आप राहुल गांधी के लिए चुनौती बढ़ा रहे हैं, अगर 63 में 50 आप जीतेंगे तो इनके लिए तो और बड़ा टारगेट खड़ा हो जाएगा, 17 में ये भी कम से कम 12 जीते, 13। अमिताभ जी जी थोड़ा सा मुझे अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए। देखिए प्रधानमंत्री जी हमेशा ऐसी बातें करते हैं कि वो लगता है पूरे देश को कि ये हवाई बात। अब वो साहब 400 सीटें ले आए कि हम 400 सीटें जीतेंगे, हम 50 पे भी आएंगे, और बोले कि 370 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अरे साहब 370 जीतने के लिए आपको पता है कितनी सीटों पर इनको चुनाव लड़ना पड़ेगा? 2019 में ये 437 सीटों पर चुनाव लड़े थे और इनका करीब करीब 68% स्ट्राइक रेट, और 370 सीटें जीतने के लिए इनको कम से कम 450 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा और कम से कम 85% का स्ट्राइक रेट होना पड़ेगा। तो मैं तो आपके माध्यम से, डॉक्टर ऋचा सिंह के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि भैया आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और क्या स्ट्राइक रेट रहेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है, अभी आपने बात की कि पर्चा फाड़ने वाली, कि भैया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर राहुल गांधी जी बोलेंगे कि भैया उत्तर प्रदेश तो आपका था। देखिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी वाला कल्चर नहीं है कि अगर घोसी हारेंगे तो ओम प्रकाश राजभर जी के नाम का पर्चा फटेगा। पर्चा यहां पर फाड़ेंगे माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कि भैया 63 सीटों से आप घट करके 13 पर आ गए, ये पर्चा वहां फटेगा, यहां नहीं फटेगा, क्योंकि मार्गदर्शक मंडल में डालने की प्रथा भारतीय जनता पार्टी की है, समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस की नहीं है। कल्याण सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया उत्तर प्रदेश में, और कल्याण सिंह जी के साथ क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने, ये पूरी दुनिया ने देखा। तो ये पर्चे फाड़ने वाला मार्गदर्शक मंडल अभी उनकी बात अभी केवल भारतीय जनता पार्टी में हमारे यहाँ ये सब चीजें नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, हमारी बहन ने अभी बोली कि साहब निकाय चुनाव ये जीत, अरे कहां से निकाय चुनाव जीत गई? कौन सा निकाय चुनाव जीत गई? 14,559 टोटल पोजीशंस थी निकाय चुनाव में, जिसमें सभासद, जिला पंचायत, नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष और मेयर। उसमें पता है अमिताभ जी ये कितना जीते हैं? 3,873, यानी 25% से भी कम स्ट्राइक रेट था। 75% जो है या तो हमने जीती, या निर्दलीय ने जीती, और लोगों ने जीती। तो इनका माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से 2017 से मुख्यमंत्री बने हैं, इनका ग्राफ गिरता जा रहा है अमिताभ जी। और अब अनइंटरप्टेड वाला काम खत्म हो गया, आगे बात अब आप खत्म हो गई, अब थोड़ा धैर्य। फराज किदवी के साथ एक समस्या है कि वो अब शायद वो समस्या भाई इसलिए कि वो पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो स्वाभाविक है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती कि मैं तथ्य को पवित्र रखूं कम से कम अपने शो में। बाकी व्हाट्सएप पर क्या हो रहा, दूसरे चैनलों में क्या हो रहा, मेरी चिंता नहीं। उन्होंने कल्याण सिंह का उल्लेख किया, मेरे ख्याल से जब कल्याण सिंह की राजनीति चरम पर थी तो फराज किदवई सक्रिय नहीं होंगे राजनीति में। खैर फिर भी कल्याण सिंह भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में, पुरानी पीढ़ी के नेताओं में एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनकी 3 पीढ़ियों को भाजपा में सम्मानजनक ढंग से पदों पर रखा गया एक साथ। अकेला उदाहरण है, देश में कोई दूसरा उदाहरण नहीं, देश में कोई उदाहरण नहीं। परिवारवाद का बहुत बड़ा उदाहरण है ये। अरे यार अभी आप कुछ बोलने लगे, ये सब मेरे साथ नहीं करिए ना, अभी रुकिए।
अभी आप कुछ बोल रहे थे, उस पर जवाब दिया, तब आपको ये बात समझ, रुको भाई रिचा, रुकिए, तब आपको समझ नहीं आई थी ये बात कि आपकी बात कट जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं अभी रियाज की जरूरत है सबको। तर्क तो ऐसा लाओ यार जो कटे ना। नहीं थेथरा ही कर रहे हो। नहीं, नो, आपने कहा कल्याण सिंह की क्या दुर्गति की, मैंने बता दिया। देश में इकलौता उदाहरण था, अब आप फंस गए, अब फंस गए तो छटपटा रहे हो। नहीं, खैर ठीक है, आगे बात आ गई। फराजकीत भाई अवसर दिया था तब बोल लिए, ये नहीं, मैंने अवसर दिया था तब आप बोल लिए, जितनी प्रज्ञा थी, मेधा थी आपके पास, आपने उसके इस्तेमाल किया, बोल लिया। हर आदमी के पास जब मंच माइक हो तभी वो अपनी प्रतिभा का सर्वोत्तम प्रदर्शन करे। बाद में आने वाले तर्क तो अगली बार प्रस्तुत हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। हमको अपने स्वतंत्र चिंतन से हमारे पास तथ्य आने चाहिए, तब ना बात बनेगी। खैर, कल्याण सिंह का विषय आया, मैंने कह दिया। और कल्याण सिंह और मार्गदर्शक मंडल, कल्याण सिंह मरते दम तक कभी मार्गदर्शक मंडल में नहीं रहे, ये भी शायद पता होना चाहिए नई पीढ़ी के लोगों का। क्या वो मरते दम तक सक्रिय रहे और बेहद सक्रिय रहे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ नहीं भी कही जा सकती हैं कि वो कितना सक्रिय थे और उनकी क्या भूमिका थी। खैर छोड़िए, यहाँ कल्याण सिंह जी पर बहस नहीं। ऋचा सिंह 50 सीट समाजवादी, और उसे भाई स्वाभाविक है कि जब देवरानी कहेगी कि हम इतना, तो जेठानी कहेगी उससे तो ज़्यादा हम। लेकिन राहुल जी ये नहीं कह सकते क्योंकि उनके पास सीटें ही 17 हैं। लेकिन हो सकता है कि भाई प्रेम नारायण जी भी सोच रहे हो, जब फराजकीत भाई ने 50 पे दावा ठोंक दिया तो 17 में 13-14 पे हम भी ठोंक दें, क्या जा रहा है। तो फिर आपके पास तो लड़ने को कुछ बचे नहीं। फराज जी ने कहा कि आपके पास 13 बचेंगी सीटें, कितनी बताई थी ऐसी। आदरणीय अमिताभ सर जी, भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीतने जा रही है। फराज किदवई जी को जमीनी हकीकत मालूम नहीं है। इन्होंने अगर 2019 के चुनाव का ही अगर केवल विश्लेषण कर लिया होता तो इनको याद होता कि पिछली बार ये 5 सीटें जीते थे, वो भी सपा, बसपा और आरएलडी के गठबंधन में। अब तो इनके पास साथ बसपा भी नहीं है, आरएलडी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुकी है, और साथ ही साथ उस कांग्रेस के साथ ये खड़े हुए हैं गठबंधन करके, जिसका उत्तर प्रदेश में अब कोई बेस वोट बचा नहीं। तो ये किस आधार पर, वही बात है कि सपने दिन में देखे जाएं, उस पर कोई रोक नहीं लगा सकता है। तो वैसे फराज किदवई जी भी सपने देख रहे हैं, और फराज किदवई जी परिवार की बात कर रहे थे तो मैं उनको स्पष्ट रूप से बता दूं कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का वो भी आपको याद होना चाहिए कि जब उन्होंने कहा था कि इस देश में किसी ने अपने बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया होगा, लेकिन मुझसे ये गलती हो गई है। उन्होंने स्वयं माना कि उनसे ये गलती हुई है कि उन्होंने अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी तो उत्तराधिकारी में मिल सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री की सोच नहीं मिल सकती है। मुख्यमंत्री की सोच, देश को सुशासन पे चलाने की सोच आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने है, और वो किसी लेगेसी से नहीं आते हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव या परिवार की बात कर रहे थे अभी फराज किदवई जी, आपको तो इस बात पे शर्म आनी चाहिए कि समाजवादी पार्टी में तय है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। आपके पास कोई और चेहरा नहीं है, आपके पास कोई और नेता नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में यह परंपरा रही है कि कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है और किसी को भी नेतृत्व दिया जा सकता है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनतंत्र का और लोकतंत्र का सम्मान करना चाहती है। लेकिन आप लोग इतने गर्व से इस बात को बताते हैं कि हम परिवारवाद को इतनी बड़ी चीज मानते हैं कि हम पहले से तय किए बैठे हुए हैं कि अखिलेश यादव जी ही, चाहे वो चुनाव पे चुनाव हारते चले जाएं, लेकिन उनकी कभी कोई जिम्मेदारी नहीं तय होगी, उनकी कभी कोई जवाबदेही नहीं तय होगी, क्योंकि उनको कुर्सी और राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी विरासत में मिली है। लेकिन विरासत की कुर्सी मिल सकती है, सोच उनको नहीं मिली तो आप लोगों को भी नहीं मिली है। और इसीलिए आप लोग परिवारवाद का किस तरीके से नेशनल टीवी चैनल पर बैठ के आप लोग परिवारवाद के पक्ष में बातें करते हैं। आपको लोकतंत्र और लोकतंत्र में जनता को आगे दोनों की बात आ गई, दोनों के आगे ऋचा जी की भी आ गई, फराज की भी जी की भी आ गई, प्रेम नारायण भाई की भी आ गई।